वेलकम गाइस। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो पोर्शन है उसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में रखा है। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर वाला जो सेक्शन है उसे मैंने पार्ट 2 में रखा है। ठीक है, वन शॉट वाला। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको उसका जो बेस्ट पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com, उसको गूगल पे सर्च करना है और सिंपली वहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पे चले जाना है और वहाँ से आप इस चैप्टर का जो नोट्स वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है और एंड कैपेसिटेंस ना, तो कैपेसिटेंस अगला में। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना। देखा जाए जरा सा, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, अर्थ का सरफेस है ये। अच्छा, इसमें क्या है, अर्थ के सरफेस से उठा करके किसी h हाइट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा क्या, इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर चार्ज मौजूद है, मान लीजिए कोई Q1 चार्ज ही मौजूद है, इसके मौजूदगी में हम लोग इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज को उठा करके यहाँ तक अगर ले करके आते हैं, तो जैसे ही इसको लाएंगे तो ये लगातार उस पर फोर्स लगा रहा होगा, हमको ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जब लाएंगे ज़बरदस्ती यहाँ पर, तो या वहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये रिपल्सन कर रहा था ना, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ा। तो जो वर्क करना पड़ा वही वर्क कहलाएगा क्या, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। या फिर यूँ कहें कि दोनों चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, दोनों चार्ज को पकड़े हुए रहेंगे तब तो ठीक है। अगर मान लो दोनों चार्ज को छोड़ दे तो दोनों चार्ज के बीच रिपल्सन होकर के फेंका जाएगा ना, तो पूरा का पूरा यह जो चार्ज का जो सिस्टम है, इन सब के पास, उस पूरे सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी आया। चूँकि चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब इन दोनों में ना ऐसा शक्ति आ गया है कि जैसे इसको छोड़ोगे तो सब भाग जाएगा क्या। तो अब इस पूरे सिस्टम के पास, दोनों जो चार्ज का जो सिस्टम है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया है। तो एक चार्ज के मौजूदगी में दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो टोटल का टोटल वर्क कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरा चार्ज का सिस्टम का, या फिर एक अकेले चार्ज का एनर्जी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, और भी डिटेल में जानते हैं हम लोग को। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर दिक्कत हो, हमारे प्लेलिस्ट से भी आप चाहोगे तो उसका डिटेल्ड वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 2 को भी छोटा सा देख लो। एक रिलेशन होता है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे देखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से अगर रिलेट कर देना तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा फैमिलियर हो ना, बचपन से यही सब चीज़ तो देख रहे हो, ग्रेविटी क्या। तो चलो देखो, जैसे कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको समझने में फोकस करना है, क्योंकि नोट्स मैंने दे दिया आपको वहाँ वेबसाइट पर मेरे। ठीक है, तो चलो देखो, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स आखिर, पहले एक बात ये भी जरा सा जान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बुयांसी का फोर्स, ये सब मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसमें की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो सकती है। सभी मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जिस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी आता है, जिस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो सभी मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। ये क्या रिलेशन लिख दिए, काम देगा आपको रिलेशन कभी ना कभी। ठीक है, जैसे कि क्या है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले करके गए, तो हम लोग कुछ वर्क किए ना, ये 11th क्लास का चीज़ हो गया बहुत सारा डेरिवेशन को समझने में ये सब काम देगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से उठा करके हम लोग अगर यहाँ तक ले करके गए तो कुछ वर्क किए, मान लो हाथ से ऐसे उठा के लेके गए तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कुछ वर्क किए। तो जो वर्क किए तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया कि नहीं, यहाँ पर 0 था, यहाँ लेके गए तो mgh हो गया, हाइट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किए उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो सही बात है, वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करते हैं वही बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसी की वजह से होता है। अच्छा,
और जब हम लोग किसी पेन को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर। और उस वक्त अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था, ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वर्क कैसा आएगा, निगेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ वो कैसा हो गया, निगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कौन, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव। एक ही साथ सब कुछ हो गया ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी वर्क हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हुआ, और उसी वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा भी निगेटिव वर्क हो गया। तो तीनों ये रिलेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी न कभी आपको किसी न किसी डेरिवेशन में काम देगा, 11th का चीज़ है ये। खैर चलो तीसरा नंबर, और हम लोग फिर से वापस से इसी पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे कि अगर Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की मौजूदगी में इससे R दूरी तक अगर इन्फिनिटी से उठा करके किसी Q2 चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो इसका एक डेरिवेशन है कि Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। ये सब मैंने करा रखा है, आप चाहो तो आप मेरा प्लेलिस्ट चैप्टर 2 का देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर Q1 है, इससे R दूरी पर Q2 चार्ज को ला करके यहाँ रख दिए। तो इस दौरान वर्क कितना हुआ, तो वर्क डन बराबर होता है K Q1 Q2 बटे क्या R। आप याद रखना हर बार, K का मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है। तो Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन कितना है भाई, यहाँ से R दूरी पे रखे हो ना, तो K Q1 Q2 बाय क्या R। इसी को आप लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या Q1 Q2 बाय क्या R, ठीक है। इससे पिछले बार भी एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उसमें क्या हुआ था, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो खैर ठीक है, फिर दोबारा हमको रिकॉर्ड करना होगा, 2 बार बनाना पड़ गया इसी वन शॉट वीडियो को। खैर चलो कोई नहीं। अच्छा चलो, तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग देखो तो Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाएं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, इतना। और जितना वर्क होता है ना एक चार्ज की मौजूदगी में दूसरे चार्ज को लाने में, वही कहलाता है इस पूरा सिस्टम का क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो चार्ज का जो सिस्टम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया मेरा कितना, K Q1 Q2 अपॉन क्या R। ये हो गया इस 2 चार्ज से बना हुआ जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को पकड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे छोड़ेंगे फट से ये दोनों चार्ज फेंका जाएगा। इसका मतलब जब तक ये चार्ज यहाँ पर है, पकड़े हुए हैं इसको, तो इसके पास पूरे चार्ज के ये जो 2 चार्ज का जो सिस्टम है, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे छोड़े तो ये फेंका गया। तो पोटेंशियल एनर्जी है कितना इस पूरे सिस्टम के पास, इतना है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग 5वें नंबर पर बात करते हैं। 5वें नंबर में क्या है, जैसे मान लिया जाए, अगर क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लिया जाए Q1 चार्ज है, यहाँ पे मान लिया जाए Q2 चार्ज है, ठीक है। और दोनों जैसे पॉजिटिव है, ठीक है। इस Q2 इसको यहाँ पकड़े हुए हैं, इस Q2 चार्ज को खिसका करके अगर यहाँ लाएंगे तो हमको कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो उधर धक्का देना चाह रहा होगा उसको, फिर भी हम यहाँ लेके आ गए। तो ये कितना वर्क होता है किसी एक चार्ज की मौजूदगी में दूसरे चार्ज को डिस्प्लेस करने में ना। तो देखो पहले इनिशियली इसके और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, RI। फाइनली इस चार्ज को मान लो अगर यहाँ लेकर के आ गए, तो फाइनली इसके बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई भाई, RF ना। तो देखो ये वर्क डन अगर हमको निकालना है कि कितना वर्क हुआ भाई, क्या कहते हैं, इस Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में, तो ये वर्क डन बराबर हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो हमको करना पड़ा ये बराबर क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, K Q1 Q2 बटे RF में से घटा देना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है, K Q1 Q2 बटे क्या RI। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूला, ये जो हो जाता है ये हो जाता है K Q1 Q2 इंटू 1/RF माइनस क्या 1/RI। ये कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ये हो गया फाइनल सेपरेशन, ये हो गया इनिशियल सेपरेशन। ये Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, K का मान क्या 9 × 10⁹, ठीक। अच्छा, अब आगे 6ठा नंबर पे बात करते हैं। देखो इसके लिए हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, नहीं तो सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन्ड वे में PDF नोट्स में तो खैर अवेलेबल है। 6ठा नंबर देखते हैं। अब देखा जाए, जैसे कि अगर चार्ज का सिस्टम सब हो, मल्टीपल चार्जेस का, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो हम एक आध एग्जाम्पल वगैरह आपको दिखलाते हैं। देखो मुझे बहुत मज़ेदार है। Q1 है, Q2 है और यहाँ Q3 है। इसके बीच की दूरी X, इसके बीच की दूरी Y, इसके बीच की दूरी Z। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी अगर पूरा सिस्टम का चाहिए ना, सब कुछ चार्ज को पकड़े रहो, ठीक है। जैसे छोड़ोगे सबके बीच रिपल्सन होगा, पूरा फेंका जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ऐसा सवाल रहे ना, रहता है कभी कभी, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना होगा, K × Q1 Q3 अब बटे क्या X
प्लस इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी आप उसको भी जोड़ दो के Q2 और क्या Q3 अब बटे y प्लस इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अब बटे क्या z। अगर उसी तरीके से क्या कहते हैं NCERT में भी सवाल है एक, उसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर अगर Q1 या कोई भी हो, यहाँ पर है क्या Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर है क्या Q4, ये डिस्टेंस L L L और L। तो इसमें देखो तो आप पोटेंशियल एनर्जी अगर पूरा चाहिए तो हमको क्या करना होगा, पहले इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी देखो K Q1 Q2 अब बटे क्या L, इन दोनों का जोड़ा लगा दिया। अब इन दोनों का जोड़ा लगाओ, आप क्या करेंगे K Q2 Q3 अब बटे क्या L प्लस इन दोनों का जोड़ा लगाओ आप K Q3 Q4 अब बटे क्या L प्लस इन दोनों का जोड़ा लगाओ K क्या है Q1 Q4 अब बटे क्या L। फिर इन दोनों का जोड़ा भी आप लगा सकते हो, नहीं लगा हुआ है ना जोड़ा, देख लो आप। तो यहाँ से यहाँ तक डायगोनली ये डिस्टेंस कितना होता है L√2 इंटू साइड। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये एक स्क्वायर है अगर तो उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है √2 इंटू क्या साइड का लंबाई। तो प्लस इसके और इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना K Q1 Q3 अब बटे क्या L√2 प्लस इसके बीच का, वहाँ पे हमको बगल में लिखना था, जगह नहीं था तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस कितना भाई K Q2 Q4 अब बटे क्या L√2, क्या है कि नहीं, ये इससे लिख सकते हैं। अच्छा चलो आगे हम लोग 7वां नंबर पे बात करते हैं। इसी तरह से और भी सवाल आप कर सकते हो। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि भी ये क्या होता है ना, जैसे कि अगर मान लिया जाए इन्फिनिटी पर से अगर किसी चार्ज को अगर मान लिया जाए उठा करके किसी पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लिया जाए 5 कूलम चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको अगर क्या कहते हैं कितना मान लिया जाए 100 जूल वर्क करना पड़ा। 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट तक लाने में हमको 100 जूल का वर्क करना पड़ा। तो प्रत्येक कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, प्रत्येक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना 100 बटे क्या 5 यानी कि 20 जूल पर कूलम। तो प्रत्येक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको वर्क करना पड़ रहा है कितना 20 जूल का, 20 जूल पर कूलम। तो ये जो 20 जूल पर कूलम है ना, ये कहलाएगा क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इसी जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। तो 20 वोल्ट। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल, अगर कोई कहता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब भी किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाएंगे तो उस यूनिट चार्ज के लिए किया गया वर्क डन जो होगा, वहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा 12 वोल्ट, 12 जूल का वर्क डन होगा ना। तो अगर मान लो टोटल चार्ज कोई भी हम लेकर के आए तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि इन्फिनिटी से उठा के चार्ज को यहाँ तक लाने में प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए, इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक चार्ज को जब आप लाते हो तो प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए क्या, प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए आपको 12 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 12 जूल पर कूलम का के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया कितना 12 वोल्ट ना, या 12 जूल पर कूलम, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या 8वां नंबर पे, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन क्या पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है भाई, सिंपल तो है, ये एक पॉइंट है V1, ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ, दोनों पोटेंशियल को घटा दिए, चेंज इन पोटेंशियल। मान लो V2 माइनस V1 करो या V1 माइनस V2 करो, तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल, या उसी को वोल्टेज भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखो तो पोटेंशियल आखिर होता क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय क्या चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज ही तो किए है ना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये भी तो वर्क डन बटे चार्ज है, ये भी तो वर्क डन बटे चार्ज है। तो जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज में से वर्क डन पर यूनिट चार्ज घटाएंगे तो हमको एक तरह से वर्क डन बटे चार्ज ही मिलेगा। वर्क डन बाय चार्ज में से वर्क डन बाय चार्ज घटाएंगे तो वर्क डन बाय क्या मिला, चार्ज। अच्छा ठीक है, तो चलो ये चीज़ है। तो ध्यान रखना आप कि अगर चेंज इन पोटेंशियल है ना, तो इसका भी एक फार्मूला कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है,
वर्क डन बटे चार्ज भी, या वर्क डन बटे एक्सटर्नल फोर्स अब बटे क्या चार्ज, ऐसा मिल सकता है। तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल बराबर भी आपको फॉर्मूला कहीं कहीं मिलेगा क्या, वर्क डन बटे चार्ज। इसमें जो ये वर्क होगा कौन सा भाई, इस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से इस पॉइंट तक लाई जाने में किया गया वर्क डन। क्यू चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने में किया गया वर्क डन ही मेरा क्या है, ये WEXT है, ध्यान रखना है। और ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके गए हैं तो पोटेंशियल तो बदला, यहाँ का पोटेंशियल कुछ था, यहाँ का पोटेंशियल कुछ था। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को सिंपली घटा देना है, बस। देखा जाए जरा सा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एक फार्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल, बहुत BBI फार्मूला है, इसको क्या कहते हैं आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है, ये फार्मूला भी हम अभी आपको बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये 10वां नंबर पॉइंट देखो, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे मान लिया जाए क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से R दूरी पर अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, तो क्यू चार्ज से R दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना है, पोटेंशियल होता है KQ बटे R, ठीक है। पोटेंशियल कितना होता है, KQ बटे R। ये कैसे आया था, ये सब का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q, इस Q चार्ज को उठा के यहाँ तक अगर लेकर के आ रहे हैं तो एक चार्ज की मौजूदगी में दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, K इंटू पहला चार्ज इंटू क्या, अभी बताया ना मैंने, इंटू क्या दूसरा चार्ज K Q1 Q2 अब बटे क्या R ना, तो ये वर्क करना पड़ा। और अभी पोटेंशियल की बात करें, अगर इस P पॉइंट का पोटेंशियल अगर पूछोगे आप, तो पोटेंशियल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बटे चार्ज ना। तो इस Q चार्ज को उठा के यहाँ तक लाने में टोटल वर्क करना पड़ा कितना, K Q1 Q2 अब बटे क्या R। और वर्क डन बटे चार्ज की बात करें, जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाए हैं वो चार्ज डिवाइड कर दे तो ये कट गया, तो ये हो गया क्या KQ अब बटे R। तो इस Q चार्ज की वजह से R दूरी पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, KQ बटे R। तो यहाँ से आप सीखे कि Q चार्ज से X दूरी पर यहाँ पर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, KQ बटे क्या X। इस Q चार्ज से Y दूरी पर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल कितना होगा तो कितना होगा, KQ बटे क्या Y, लिख सकते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अब आप देखो तो जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर Q चार्ज से, अच्छा इस चार्ज के मौजूदगी में इस चार्ज को यहाँ ला करके रखे हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वही जितना वर्क डन है ना, K Q1 Q2 अब बटे क्या R। वर्क डन का भी वही फॉर्मूला था, एक के मौजूदगी में दूसरे चार्ज को यहाँ लाए हैं तो इस चार्ज के पास को लाने में जो वर्क करना पड़ा वही तो इस चार्ज के पास का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज के पास उतना ही ना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, K इंटू क्या कैपिटल Q इंटू क्या स्मॉल q बटे क्या R। और अगर क्या कहते हैं पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर रखे गए चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी उतना, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है कितना KQ बटे क्या R। अभी ना हमने पोटेंशियल निकाला है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना, दोनों को डिवाइड कर दो अगर तो ये KQ बटे R कट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बटे पोटेंशियल बराबर क्या आया Q। इसीलिए देखो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इंटू क्या V। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल, ये V लिखा हुआ है ना, या V या VP कह सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये ऐसा पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हमको मान लो अगर मल्टीपल चार्जर रहता, ठीक है, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या इसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है वो हम लोग को देखो। जैसे कि क्या कहते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी है मान लिया जाए X, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी है क्या Y, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी है क्या Z। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो पहले पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल नेट पोटेंशियल KQ1 बाई X प्लस इसके वजह से यहाँ पे KQ2 बाई क्या Y प्लस इसके वजह से यहाँ पे कितना KQ3 बाई क्या Z। तो हर एक पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल होता है सबको यहाँ लिख करके जोड़ देना है। अगर कोई चार्ज माइनस में है तो हमको क्या है उसमें यहाँ पे माइनस यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक बात ध्यान रखना है, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसमें चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। अगर चार्ज माइनस में है तो माइनस में, अगर -5 कूलम है तो -5 रखेंगे ना, ये बात ध्यान रखना। कोई भी स्केलर चीज़ का अगर क्या कहते हैं फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर जहाँ पर भी चार्ज है तो उसको चार्ज के साइन के साथ रखा जाता है, अक्सर ये देखना, ठीक है, चार्ज को साइन के साथ रखा जाता है, ठीक, हमेशा क्या चीज़ के साथ, साइन के साथ। स्केलर चीज़ का फार्मूला अगर रहेगा, स्केलर क्वांटिटी का अगर कोई फार्मूला है उसमें चार्ज है अगर, तो
तो वहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखना। अगर वेक्टर क्वांटिटी का कोई फार्मूला है उसमें चार्ज है तो साइन को वहाँ पे चार्ज को वहाँ पे साइन के साथ मत रखना, तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। अब हम लोग 12 नंबर में बात करने वाले हैं क्या, ये जो डायपोल है -q + q, इसके सेंटर से r दूरी पर यहाँ यानी कि एक्सियल लाइन पर ना, यानी कि इंड ऑन पोजीशन पर क्या होता है पोटेंशियल। तो m पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा मेरा क्या पी के बाय क्या r², जहाँ पे k का मान क्या है 9 × 10⁹ यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r², ये भी चलता है ना। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाता है क्या कि इसके यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे 13 नंबर अगर है क्या कि यहाँ पे पूछा जाता, तो वहाँ पे पूछा जाता तो फिर क्या बोलते, ये n पॉइंट है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है ना वो पोटेंशियल होता है 0 यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर और इसके वजह से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके वजह से यहाँ निगेटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल दोनों क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या हो गया भाई 0 हो गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह से फिर आगे एक 19वां नंबर में हम लोग को जा करके पढ़ना है, लेकिन वही वाला हम यहीं पर बता देते हैं थोड़ा सा आपको। 19वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो क्या कहते हैं, अगर मान लिया जाए इससे r दूरी पर यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर रेंडम कोई एक ऐसा पॉइंट है ना एनीवेयर पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल चाहिए ना, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए क्या फंडा अपनाना होता है, जैसे कि ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया ना, और इधर हो गया ये पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से क्या थीटा एंगल पर अगर r डिस्टेंस जाएंगे तो हम लोग इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। और इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करें, इस पॉइंट का नाम अगर मान लो कुछ भी रख दिए, मान लो O रख दिए, तो उस O पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाता है कितना मेरा pk cos थीटा बाय क्या r²। यहाँ पे थीटा हमको क्या ये एंगल बैठा देना है, p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, k का मान 9 × 10⁹, r हो गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी, थीटा हो गया ये डायपोल मोमेंट और इस r के बीच का एंगल हो जाता है ना। अगर इसको आप चेक कर लो, अगर क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा जाए एक्सियल लाइन पे, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये यहाँ आ गया तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। cos 0 यहाँ पे बैठाएंगे, cos 0 का मान होता है क्या 1, तो ये खत्म हो जाएगा, तो pk/r² आएगा, यही ना है pk/ क्या r²। अगर क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा जाता तो ये एंगल मेरा क्या हो जाता 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो सारा टर्म खत्म हो जाता, तो 0 सही बात है। उस पर उधर वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है पोटेंशियल 0, सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। तो ये हम लोग 19वें नंबर में करने वाले थे, तो 19वां नंबर वाला यहाँ पे ही कर लिए, तो वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये तो इसका हो गया, ठीक है, तो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 19 का तो कहानी यही हो गया, 13 हो गया। अब 13 के बाद क्या 14 नंबर देखो आप, यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की अगर बात करें तो क्या क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का। अगर तो पहला क्या बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dx या फिर E.dr भी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन। ये फार्मूला तब लगेगा चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये फार्मूला तब के लिए है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो नॉन यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब क्या होता है भाई, ये मेरा बाहर निकल जाता है और ये छोटा सा dx इंटीग्रेट होके बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि e और क्या कहते हैं डॉट ये डेल्टा x में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और फिर इसको तो आप जानते ही हो माइनस ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा e डेल्टा x कॉस थीटा, या लोग ऐसे भी लिख, हाँ ऐसे हो गया, या फिर e और x कॉस थीटा भी लोग लिख देते हैं, एक ही बात है, चलेगा वैसे ही। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होगा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखो, इसको ज़रा सा अगर इसके डिवाइड में लेके आ जाओ तो डेल्टा v बाय डेल्टा x बराबर माइनस ई कॉस थीटा ऐसे भी रहता है ना। ये डेल्टा v बाय डेल्टा x, ये जो फॉर्मूला है यानी कि
चेंज इन पोटेंशियल बटे चेंज इन एक्स, यानी कि पोजीशन में चेंज ना, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बटे डिस्प्लेसमेंट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे यानी छोटे टर्म के लिए अगर लिखे तो ये छोटे टर्म के लिए क्या होता है ना, डी वी बाय डी एक्स का रूप ले लेता है बराबर माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। कभी आपने सुना होगा अगर कोई चीज़ है वेक्टर तो जिधर एंगल होता है उधर उतना कॉस थीटा, दूसरे तरफ उतना साइन थीटा, ऐसा सुना है ना आपने। तो इसको ना लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस ई एक्स। क्या इसका मतलब हुआ, इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, ठीक है, और ऐसे रेंडमली इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, और क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कोई जो है इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है क्या, थीटा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं, इधर ई कॉस थीटा और इसका इधर क्या ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर एक तोड़े कितना ई कॉस थीटा और इसका इधर के तोड़ दिए कितना ई साइन थीटा। आपको तो पता ही है जिधर एंगल होता है उधर उतना कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट हो गया ना, ये ई कॉस थीटा मतलब क्या हो गया ई एक्स ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्स के तरफ यानी डिस्प्लेसमेंट के तरफ। तो इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या माइनस ई एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल ये इक्वेशन ये बताता है कि पोटेंशियल का अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के साथ डिस्टेंस के साथ, तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डिस्टेंस के दिशा में। ठीक है, जैसे कि इस पर एक आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन जैसा हल्का सा ही देख लो। अगर पोटेंशियल बराबर आपको दिया हुआ है 3x² और बोला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताइए एट x बराबर क्या 5 मीटर पे, यानी कि यहाँ पे देखो तो जैसे जैसे x बढ़ेगा पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि अगर जब x का मान 0 तो पोटेंशियल 0, जब x का मान 1 तो पोटेंशियल क्या 3, जब x का मान 2 तो पोटेंशियल क्या 12। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक बात देखा जाए तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात क्या कहते हैं, शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ते हैं ना तो पोटेंशियल सब घटता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा दिशा में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चढ़ेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये बात का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पता होना चाहिए। क्या चीज़ बोल दी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में हम लोग बढ़ेंगे तो पोटेंशियल सब क्या होगा, घटेगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो ये V2 मेरा कम होगा और यहाँ V1 क्या होगा, ज़्यादा। अगर हम लोग उल्टा दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, डायरेक्ट उसी दिशा में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहता है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। खैर छोड़ो, तो हमको यहाँ पर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा तो 2 तिया 6 और x का पावर 2 में से 1 गया तो क्या 1 यानी 6x, और ये डी वी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस ई एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या है माइनस ई एक्स बराबर क्या 6x, तो ई एक्स बराबर क्या, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 6x। अब हमको बोला था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए x बराबर 5 मीटर पे, तो यहाँ पे x का मान क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, तो ई एक्स बराबर क्या -6 इंटू क्या 5 तो -30 इतना न्यूटन पर कूलम। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा है ना वो एक्स एक्सिस के उल्टा है, यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ठीक किधर है, उल्टा है ना। और सही बात है, जरा सा हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर क्या है x बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब यानी कि दूरी बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चल रहे हैं। तब ना भाई दूरी बढ़ने से यानी कि जितना दूर जाते जाएंगे उतना हमको पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलने पर क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है ना। तो यानी डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में हम लोग चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ निगेटिव आने का मतलब ही हो गया कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर, उल्टा दिशा में कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आया होगा
कि क्या चीज़ समझ में आया भाई, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलते हैं तो पोटेंशियल सब घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल सब क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने से पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये मेरा 15वां नंबर पॉइंट एक तरह से कह सकते हो ना इसको, है कि नहीं। अच्छा चलो, तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है ठीक नोट्स में ही, जो हमारे वेबसाइट www.physicsbangalore.com पर है ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। लिए चलो देखो, अब हम लोग आगे बात करते हैं। 15वां नंबर तो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दिशा में पोटेंशियल घटता है, उल्टा में बढ़ता है, और परपेंडिकुलर चलने पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो परपेंडिकुलर चलने पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, तो इससे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट भी उभर करके सामने आता है। तो बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद 16वां नंबर पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग जो है 16 नंबर पे बात करेंगे। इसमें क्या है देखा जाए जरा सा, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर या सेल कहा जा सकता है इसको। ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर का बना हुआ गोला है बस, ठीक है। तो इसके अगर अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, चाहे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, तो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसका रेडियस है r और इस पर जो चार्ज है वो है +q चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप इसके यहाँ पर, ठीक है, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से स्फीयर काम करता है जैसे कि मानो सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ हो, सेंटर पे ना। तो सेंटर से पर अगर q चार्ज है तो यहाँ से कैपिटल R दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R²। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सरफेस पर B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा कितना, KQ/R, और यहाँ बाहर वाले पॉइंट पे कितना होगा, VC बराबर क्या, KQ/r, ठीक है। और अगर अंदर में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल सब अंदर में भी होता है हर एक पॉइंट पर। ये इसीलिए है ऐसा क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जिस कारण चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V बराबर -E डेल्टा x cos थीटा था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म 0 होने के कारण चेंज इन पोटेंशियल भी क्या है, 0। इसका मतलब V2 - V1 बराबर 0, यानी कि V2 बराबर क्या, V1 ना, यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या, सेम। इसी को VA बराबर क्या, VB ऐसे बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अंदर में 0 होता है, इसीलिए यहाँ और अंदर का भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अंदर का भी पोटेंशियल हो जाएगा KQ/क्या, कैपिटल R। जो सरफेस पे होता है वही अंदर में होता है, बाहर का तो खैर अलग कहानी है। बाहर पे क्या होगा, ये हमको दूरी बढ़ाते जाएंगे। तो यानी कि सरफेस यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, सॉरी पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल सर यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सरफेस तक पोटेंशियल का मान सेम, KQ/R। लेकिन बाहर अगर निकलेंगे तब फिर दूरी अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, घटेगा। दूरी के हिसाब से पोटेंशियल मेरा घटेगा। इसका अगर आप चाहो तो ग्राफ खींच सकते हो। ध्यान में रखना कि पोटेंशियल का दूरी के साथ अगर ग्राफ खींचोगे तो पहले तो आप चाहे सेंटर पे हो, सेंटर से लेके सरफेस तक भी अगर आप पहुंच जाते हो, R बराबर क्या, कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R, यानी कि आप सरफेस तक भी अगर पहुंच जाते हो, ये दूरी आपका, ये डिस्टेंस है सेंटर से, तो यहाँ से दूरी बढ़ते बढ़ते अगर आप क्या कहते हैं सरफेस तक भी पहुंच जाते हो तो पोटेंशियल मेरा KQ/क्या, कैपिटल R यहाँ पे वही रहेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ सरफेस के बाद अगर जाओगे तब पोटेंशियल सब क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ आपको PDF नोट्स में अच्छे तरीके से मिल जाएगा वेबसाइट पे, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जो है 17 नंबर में बात करते हैं क्या, नॉन कंडक्टिंग कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये कोई क्या है, सॉलिड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके अंदर में भी चार्ज होगा, ठीक है, अंदर में भी क्या होगा, इसमें चार्ज होगा। कितना चार्ज भाई, मान लो +Q चार्ज है। तब फिर हमको अगर पूछा जाए ना तो आप ध्यान में रखना, सबसे बाहर वाले पॉइंट पे KQ/r, बाकी सब के तरह। सरफेस पे पूछे तो KQ/R, बाकी इस स्फीयर के ही तरह, ठीक है। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे पूछे, जो कि अंदर वाला पॉइंट यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पे है, अगर x दूरी पर है, सेंटर से x दूरी पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको याद होगा कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर में अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो है ना 0 नहीं होता था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, क्योंकि अंदर में चार्ज होता है ना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता था KQ/R3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यहाँ पर है तो इसलिए पोटेंशियल भी यहाँ पर होगा और ये डिफरेंट तरह का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर पोटेंशियल की बात करें सेंटर से x दूरी पर, तो आप ध्यान रखना फॉर्मूला K/Q/2 रेडियस का Q, KQ ये तो कूलम्ब कांस्टेंट, ये तो चार्ज हो गया तो रेडियस हो गया, ठीक है।
ये 3 इंटू ये आर स्क्वायर यानी ये रेडियस है, और ये एक्स क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये फार्मूला को आपको एगो ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगर ग्राफ अगर खींचा जाए ना, तो ग्राफ इसका ऐसा होगा, दूरी का पोटेंशियल के साथ। थोड़ा सा ये देखना आप ग्राफ ऐसे करके ना, थोड़ा देर के लिए जो है पोटेंशियल हल्का सा, थोड़ा सा के लिए एक्स बढ़ाओगे तो हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है, ये स्क्वायर वगैरह होगा। तो ये दूरी बढ़ाने से तो ये टर्म इसमें कुछ घटेगा ना, तो घटने से तो छोटा होगा पोटेंशियल, तो घटेगा ही, लेकिन थोड़ा घट ही रहा है, लेकिन ऐसे करके फिर उसके बाद ज़्यादा घटने लगेगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे क्या है, रेडियस है। रेडियस के बाद बहुत ज़्यादा तगड़ा तेज़ी से घटेगा। रेडियस से पहले जब तक है, यानी क्या कहते हैं, इसके अंदर जब तक है तब तक थोड़ा कम रफ्तार से घटेगा। फिर उसके बाद इसके बाहर चले जाएंगे तो फिर उसी तरह से घटेगा, जैसे कि क्या इसमें घटता है ना, उसी तरह से उसमें भी घटेगा। तो ये भी ग्राफ को भी छोटा सा ध्यान रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव में ग्राफ डाल दिया या वो फार्मूला रह गया ना। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो। हम लोग आगे बात करते हैं 18 नंबर पर। हम लोग जो है 18 नंबर पे बात करते हैं। ये हम लोग थोड़ा देर पहले अभी पढ़ चुके हैं, जो हम बोल रहे थे ना कि 19 नंबर में है, वो एक्चुअली 18 में था। खैर ठीक है, तो यही डायपोल के क्या एनीवेयर किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे हमको चाहिए, तो ठीक है, इस पॉइंट पर अगर चाहिए पोटेंशियल तो उसका क्या फार्मूला होगा, पी के कॉस थीटा बाय क्या आर स्क्वायर। यहाँ के को क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी तो है ही, कॉस थीटा है ही, आर स्क्वायर है, अभी ना थोड़ा देर पहले बताएं ना। जैसे यहाँ वाला पोजीशन पे थीटा का मान 0, यहाँ एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, सब बता दिए ना। अब हम लोग जो है 19 नंबर में बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनीवेयर पॉइंट, यानी कि डायपोल जो है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ ना, इससे थीटा एंगल पर आर दूरी पर यहाँ एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात करें तो इसी से रिलेटेड टर्म में ही इसी सब फार्मूला का इस्तेमाल करके ही इसको डिराइव किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एनीवेयर पॉइंट पर जो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है P इंटू के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। के का मतलब क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सेटिस्फाई करेगा अगर आप एक्सियल पॉइंट हो चाहे ब्रॉडन पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, आपको सही डाटा देगा। अगर हमको चाहिए एक्सियल पॉइंट पे तो यहाँ पर होता तो ये ऐसे डाउन होता, तो एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री। तो ये अगर cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 रहेगा, 3 + 1 क्या हो गया 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो यह आ जाएगा ना यहाँ वाले पॉइंट पे कितना 2pk बाय क्या r³। अगर हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे अगर चाहिए तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ जैसे ही थीटा का मान क्या 90 डिग्री बैठाएंगे तो cos 90 क्या होता है 0, इधर का टर्म खत्म, ये सारा खत्म, इधर बचा 1 का रूट, ये सारा खत्म, खाली क्या बचा pk बाय क्या r³, इसका ठीक आधा यहाँ पे है कि नहीं। तो सेटिस्फाई भी कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ये ध्यान रखना, एनीवेयर अगर किसी पॉइंट पर अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान थीटा उटा का मान दिया रहे, थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा और डायपोल मोमेंट बताया रहेगा, तो के तो पता ही है 9 × 10⁹, तो भी निकाल सकते हैं हम लोग एनीवेयर पॉइंट पे ना। इसके एनीवेयर पॉइंट पे का ये फार्मूला होता है, सेटिस्फाई भी कर रहा है इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, पीडीएफ में तो सारा चीज़ है ही तुमको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत खास चीज़ है। ऐसा कोई भी सरफेस जिसका कि क्या हो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, आपको पता ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ खासियत होता है कि यहाँ और यहाँ है, मान लो 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये 8 वोल्ट है तो ये भी क्या 8 वोल्ट ही होगा ना। एक ऐसा सतह है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर चलेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहीं पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ढेर सारा है, अगर उसको इस तरीके से परपेंडिकुलरली काटेंगे तो हर एक ये जो सरफेस मिलेगा ना क्रॉस सेक्शनल, ये सरफेस का हर एक पॉइंट क्या होगा एक इक्विपोटेंशियल ना। तो जैसे मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सेम है। तो इसमें एक खास बात और भी है, अगर किसी चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लेके जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो वर्क डन है ना वो 0 होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि वर्क डन बराबर फार्मूला होता है क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब चार्ज यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ चार्ज इंटू पोटेंशियल Q × 8
नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू 8। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, तो घट के क्या आ जाएगा, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी वर्क डन भी क्या, 0। तो ये खास बात है, इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यही कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो तो 0 होता है, इसको ध्यान में रखना है। और क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल, अच्छा इसके ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगे तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना है आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल होता है, कंडक्टर का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर पोटेंशियल सब सेम नहीं होगा तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ का लो है पोटेंशियल, यहाँ का हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा ना, तो करंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कंडक्टर का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, यानी कि इसका सरफेस वगैरह सब कुछ जो है, कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तो डेफिनेटली कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो कंडक्टर का सरफेस भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। और एक चीज़ खास ध्यान रखना, आपको तो ये बात मालूम है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करता है, क्योंकि उधर फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है। इसका मतलब यहाँ से ये भी सीखे, यहाँ पर तो क्या है, पोटेंशियल लो है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाई है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, जानते हो आप। तो यहाँ से एक बात हम लोग को पता चला कि पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने का, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाने का। और निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलने का, मतलब क्या, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाने का। निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाने का, और पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी हो गया क्या, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाने का। तो ये 20 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा 21वां नंबर पॉइंट हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, वहाँ से भी निकल सकता था ये चीज़, है कि नहीं। तो चलो ये एक मान लो अगला पॉइंट हम लोग सीखे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। 22वां नंबर में देखा जाए एक बात, अगर मान लिया जाए कभी भी दो कंडक्टर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, मान लो यहाँ पर है एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, इसके पास चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज चूँकि हाई है, इसका वोल्टेज क्या है, लो है, ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, हाई है। तो जब भी दोनों वायर को जोड़ेंगे ना, तो ध्यान रखना, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या टेंडेंसी होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाने का। कभी भी मटेरियल में चलेगा तो चलेगा कौन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ चलेगा, ठीक है, जैसा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो जब भी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ते हैं, एक का वोल्टेज ज़्यादा, एक का वोल्टेज कम, एक का पोटेंशियल कम, एक का पोटेंशियल ज़्यादा, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। जाने के कारण तब तक यहाँ से इधर जाता रहेगा जब तक इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो इधर का पॉजिटिव जो है वो थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड है। और मेन कॉन्सेप्ट बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर को जब जोड़ते हैं तो एक में से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाता है, और तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल मेरा सेम ना हो जाए, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं 23वां नंबर में, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा हुआ है -q +q, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट क्या है, उधर है, थीटा एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल। तो उस वक्त जो है ना, उस वक्त जो है इस डायपोल में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ही छोड़ेंगे तो प्लस उधर माइनस इधर, ये तुरंत घूम जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डायपोल के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.E, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसी को आगे लिख सकते हैं -Pe cos थीटा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 23 के बाद 24 भी, कि अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन मतलब वर्क डन क्या चीज़ में वर्क डन, जैसे कि अगर क्या कहते हैं किसी डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक अगर हम लोग रोटेट करते हैं, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर कोई डायपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू है और क्या है, प्लस क्यू है। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल है θ1, ठीक, अभी θ1 एंगल है। अब क्या कर रहे हैं, इस डायपोल को ऐसे घुमा करके यहाँ कर दिए, प्लस पे उधर, माइनस पे इधर फोर्स लग रहा है, ये तो ऐसे घूमना चाह रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस डायपोल को ये इधर घूमना चाह रहा है, प्लस पे उधर, माइनस पे इधर, ऐसे घूमना चाह रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती इसको फोर्स लगा के इधर घुमा रहे हैं और घुमा करके एंगल कर दिए। अब कौन सा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब एंगल फाइनली क्या कर दिए, θ2। तो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक अगर घुमा करके लेके जाएंगे तो अगर पूछा जाए कि इस दौरान वर्क कितना हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला इस दौरान होता है क्या, PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है ना। ये कैसे निकलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी θ2 एंगल के साथ इस फॉर्मूला से, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी θ1 एंगल के साथ इसी फार्मूला से निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा, P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। जनरली अगर एंगल मान लो क्या कहते हैं आपको, इनिशियल एंगल अगर 0 डिग्री है तो मान लो 0 डिग्री से एंगल, 0 डिग्री एंगल है, यहाँ से घुमा 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल से घुमा करके थीटा एंगल पर लेकर के आ गए, तो यहाँ पे ये हो गया थीटा, और यहाँ पे cos 0 का मान क्या होता है 1, तो P ऐसे करके भी फार्मूला हो सकता है। लेकिन ये जनरल फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक टर्म क्या आते हैं आखिरी में, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला हिस्सा है ना, हाँ, तो उसी का ये जो आखिरी पॉइंट है मेरा क्या 25वां नंबर में, एक जान लो आप कि एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये क्या होता है इसको ज़रा सा समझ लो आप। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हो गया, अगर ये क्या कहते हैं डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, इसमें अगर ऐसे यहाँ पे जो डायपोल रखा हुआ है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा अभी क्या है 0 डिग्री। तो जब एंगल थीटा यानी कि थीटा 0 डिग्री हो ना, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। और लेकिन जब भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है और उसके उल्टा दिशा में ऐसे है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो अभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। उस वक्त जो थीटा होता है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक क्या है उल्टा डायरेक्शन में है ना डायपोल रखा हुआ, तो अभी मेरा क्या है थीटा का मान क्या है 180 डिग्री। जब ऐसे डायपोल रखा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा दिशा में, तो ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लो कभी कभी ना सवाल ऐसा पूछता है कि अगर किसी डायपोल को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक अगर रोटेट कर दे तो वर्क डन कितना होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब 0 डिग्री एंगल से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब 180 डिग्री तक अगर रोटेट कर दे, 0 डिग्री एंगल से अगर 180 डिग्री एंगल तक रोटेट कर दे तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे एंगल ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये क्या 180 डिग्री बैठा देना है, सिंपल। और फिर उसके बाद आगे अपना काम कर लोगे। ये हो जाएगा 1, ये माइनस, यहाँ -1, ये हो जाएगा 2 शायद ना, तो 2p, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से, बाकी PDF वगैरह में तो सब कुछ मिलेगा ही। तो इस तरीके से सारा का सारा चीज़ हो गया। ये इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो हिस्सा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके सेकंड वाले पार्ट में कैपेसिटेंस वाला पोर्शन को देखेंगे, यानी कि जो कैपेसिटर वाला जो हिस्सा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। और एक बात, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट को के वीडियोज़ वगैरह को देख सकते हो ना, वहाँ पे एक लाइन से सारा चीज़ तो है ही, तो इसी चैप्टर का, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर क्या बोलते हैं ये इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं तुरंत से तुरंत, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाए। फटाफट से मेरे वेबसाइट जो है www.physicsbyamanwar.com, वहाँ पर विजिट करो और नोट्स लो आप। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।